नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपनी फसलों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है और रबी की फसलों में इस वक्त कीट लगने की आशंका है। तो किस तरह से आपने इनका नियंत्रण करना है और कैसे अपनी फसल को आप नुकसान होने से बचा सकते हैं, आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे इस सेगमेंट में। इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में रबी फसलें लहलहा रही हैं। कहीं फूल आने शुरू हो चुके हैं तो कुछ जगह फसल दूधिया अवस्था में है। ये वो समय है जब फसलों को खास देखभाल की जरूरत होती है। इस समय होने वाली बारिश से कुछ फसलों में कीट लगने की आशंकाएं भी बढ़ गई है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो फसल की सतत निगरानी करते रहें और सही समय पर उचित कदम उठाकर फसलों को नुकसान से बचाएं। गेहूं की फसल में ज्यादातर दो तरह के कीट का असर देखा गया है। पहला है सैनिक कीट और दूसरा है तनाछेदक कीट। तनाछेदक कीट ये गेहूं के पौधे के तने में छेद कर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पौधे मुरझाकर मर जाते हैं और खेत में इससे प्रभावित पौधों को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा सैनिक सुंडी कीट ये पौधों के पत्तों पर हमला कर नुकसान पहुंचाती है। ये कीट खासकर पराली में नीचे की ओर जमीन में छिपे होते हैं जो फसल को हानि पहुंचाते हैं। इन कीटों को नियंत्रित कैसे किया जाए बता रहे हैं वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक। किसान भाइयों, अगर इन दोनों के में से मैं पहले तनाछेदक के बारे में आपसे बात करूं तो तनाछेदक की जो सुंडियां होती हैं वो छोटे छोटे सुराख करके गेहूं के पौधों के अंदर चली जाती हैं और अंदर से हरा मादा खाती हैं, जिससे जो गेहूं के पौधे के छोटे छोटे मुख्य तना होता है वो मुरझाकर सूख जाता है और पूरे का पूरा पौधा मर जाता है, जिससे खेत में पौधों की संख्या कम हो जाती है। और अगर हम साथ में ही सैनिक सुंडी की बात करें तो सैनिक सुंडी की जो है वो गेहूं के पत्तों पर हमला करती है। इसकी सैनिक सुंडी की होंद इसकी हरी काली मींगने या खुद इसके पराली के नीचे छिपे होने से लगाई जा सकती है। किसान भाइयों, आने वाला जो दिसंबर का महीना है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इस महीने में गेहूं की बुआई के बाद बिल्कुल अवेसला नहीं होना और लगातार अपने खेतों का सर्वेक्षण करते रहना है। सर्वेक्षण करते हुए मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा जो सैनिक सुंडी है उसका सर्वेक्षण हमने शाम के समय करना है, क्योंकि दिन के समय ये सुंडी जो होती है ज़मीन की तरेड़ों या पराली के नीचे छिपी रहती है और रात को बाहर निकल के हमारी फसल पर हमला करती है। सो इसका सर्वेक्षण भी हमने शाम को ही करना है। इन बातों का रखे ख्याल, किसान लगातार फसल की निगरानी करते रहे। सैनिक सुंडी का सर्वेक्षण शाम के समय करे। दिन के समय ये कीट पराली या जमीन में नीचे छुपा होता है। समय से की गई बुआई वाले क्षेत्रों में कीटों के हमले की आशंका ज्यादा। अधिक समय लेने वाली धान की किस्में ना लगाएं। सितंबर माह में धान की कटाई के दौरान खेत का सर्वेक्षण करें। धान में कीट का प्रकोप ज्यादा होने पर गेहूं की बुआई जल्द न करें। गेहूं की फसल में पानी दिन के समय लगाएं। इससे पक्षी कीटों का भक्षण कर लेते हैं। अपनी गेहूं की फसल में सैनिक सुंडी के लिए क्विनलफास नाम की एक दवाई आती है। वो 400 ml 80 से 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करनी चाहिए। स्प्रे करते हुए मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि हमें स्प्रे शाम के समय करनी है, क्योंकि दिन के समय जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ ये सुंडियाँ ज़मीन के नीचे तरेड़ों में या पराली के नीचे छिपी रहती हैं और रात को निकल के हमारी फसल का नुकसान करती हैं। सो जितनी आप देर से इन शाम को इन सुंडियों के लिए स्प्रे करेंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। वहीं चने की फसल में फली भेदक कीट की निगरानी करने के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। अलसी की फसल में फली मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 का 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
किसान इस बात का ध्यान रखे कि ये छिड़काव फली बनने से पहले 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़के। इसके अलावा जई में पत्ती व तना भेदक की रोकथाम के लिए भी इमिडाक्लोप्रिड 200 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर या क्यूनॉल फॉस 25 EC दवा की 250 ग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें या प्रोपिकोनाजोल 0.1% के घोल का छिड़काव करें। इस तरह सही समय पर उठाए ये कदम किसान को उनकी फसल से भरपूर पैदावार देने में सहायक होंगे। यदि किसी कीट की समस्या है तो कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही दवा का छिड़काव करें। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के साथ साथ अगर आप पशुपालन में भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे मछली पालन के बारे में, किस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं मछली पालन और कैसे उससे से ज़्यादा लाभ अर्जित किया जा सकता है। आइए बताते हैं आपको कार्यक्रम के इस भाग में। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन बेरोजगारी दूर करने का सबसे अच्छा माध्यम है। कम समय और कम लागत में इस व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इस व्यवसाय की पहली प्राथमिकता पानी या तालाब का होना है। साथ ही व्यवसाय की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि तालाब की मिट्टी किस किस्म की है। इसके लिए तालाब के पानी और मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए। इसके बाद शुरुआती दौर में देसी मछलियां, रोहू, कतला, मृगल प्रजाति की मछलियों को पाला जा सकता है, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियां बहुत तेजी से बढ़ती है। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता और बहुत आसानी से पाली जा सकती है। मछली पालक इस बात का ध्यान रखे कि तालाब की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिसके कारण हवा का बहाव होने से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। तालाब की गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहुंच सके। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब या पोखर में डालने से पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। जीरा संचय से 3 माह की अवधि तक 2 से 3 किलो प्रति एकड़ भोजन दे। चौथे से 6 माह तक 3 से 5 किलो, 7 से 9 माह तक 5 से 8 किलो, 10 से 12 माह के बीच करीब 8 से 10 किलो भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। इस तरह से प्रति वर्ष प्रति एकड़ से करीब 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। किसानों और मछली पालकों को सरकार हर संभव सहायता दे रही है। इस व्यवसाय में केंद्र सरकार 75% तक ऋण देती है, जिससे किसान अपनी आय के साधनों को बढ़ा सके। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत मछली पालन क्षेत्र की कमियों को दूर कर क्षमताओं का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से किया जाएगा, जिससे 9% की सालाना वृद्धि दर 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने का है। इससे 5 सालों में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन हो सकेगा। तो अभी आपने मछली पालन के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जनवरी में ध्यान देने वाली बातें। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सीधा असर सर्द हवाओं व पाला पड़ने के रूप में पड़ता है, इसलिए पशुओं को शीतलहर से बचाने के आवश्यक उपाय करें। पाला पड़ने की संभावना होने पर कृत्रिम प्रकाश या गर्मी का प्रबंध अवश्य करें। कमजोर और रोगी पशुओं को बोरी की झूल बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांध कर रखें। पशुओं को नम स्थान में बंद करने और धुआं आदि से गर्मी पहुंचाने की कोशिश उनके न्यूमोनिया से पीड़ित होने की संभावना को अधिक बढ़ाती है। पशुओं को पानी गुनगुना करके दें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुपालकों को चाहिए कि अगर मुंह पका खुरपका रोग, पीपीआर, गलघोटू, फड़किया, लंगड़ा बुखार से बचाने के टीके नहीं लगवाए हैं तो अभी लगवा दें। विशेष रूप से मेमनों को फड़किया का टीका लगवाएं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, सफल किसान वही होता है जो कि नित नए प्रयास करता है, खेती किसानी के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करे और साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से आगे बढ़े। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही सफल किसान से। तो आइए देखते हैं हमारे आज के कामयाब किसान की कामयाबी की ये कहानी। रासायनिक खेती और उससे मिलने वाली उपज के गंभीर परिणामों से किसानों के साथ साथ ग्राहक वर्ग भी अच्छी तरह वाकिफ है। इन्हीं परिणामों का नतीजा है कि किसान अब वापस जैविक खेती को अपना रहे हैं। लेकिन बाजार में मिलने वाले उत्पाद को जैविक कैसे माना जाए? कैसे समझा जाए कि उक्त किसान ने वाकई में जैविक तरह से फसलोत्पादन किया है? इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है और वो है प्रमाणीकरण जैविक खेती। उत्तर प्रदेश वाराणसी के टडिया गांव के किसान चंद्रशेखर रघुवंशी पिछले 7 साल से प्रमाणिक जैविक खेती कर रहे हैं और बेहतर मुनाफा भी कमा रहे हैं। क्या है ये प्रमाणीकरण जैविक खेती और किसान कैसे शुरू करें इसे? आइए समझते हैं विस्तार से। लहलहाते खेत हर किसान का लक्ष्य होता है। इसके लिए किसान हर संभव कोशिश करते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनके खेत हमेशा ऐसे ही लहलहाते रहें। आजकल किसान जैविक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसके परिणाम दूरगामी हैं।
जैविक उर्वरकों का प्रयोग करने से मिट्टी की सेहत भी बनी रहती है और फसलों में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी मौजूद रहते हैं। चंद्रशेखर जी पिछले कई सालों से प्रमाणीकरण जैविक खेती अपनाते आ रहे हैं। वो बताते हैं कि रसायनों के दुष्परिणामों ने कई किसानों को जैविक खेती की तरफ आकर्षित किया है। किसानों के अनुभव बताते हैं कि जैविक खेती से उत्पादन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती, बल्कि उपज की गुणवत्ता बढ़ जाती है। बस इसके पीछे कुछ बातों का पालन करना जरूरी है, जैसे बीज बुआई से लेकर फसल तैयार होने तक रखें सावधानी। जैविक खेती के लिए ऐसे खेत का चयन करें जिसमें दूसरे खेत का पानी न आए। कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करने से पहले उनकी सफाई करें। फसल कटाई के दौरान भी कृषि यंत्रों को साफ करके ही प्रयोग करें। इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे खेत का अनाज न मिल पाए। जैविक प्रमाणिक खेती में हर पहलू का रखें ध्यान। आज के डेट में जो रसायन से खेती करते हैं, डाई यूरिया कीटनाशक डाल करके, मेरा जो है केवल जो है सनई ढैचा मैं लगाता हूँ, 50-55 दिन उसमें जोत देता हूँ। बाद में फिर उसमें थोड़ा देसी गोबर का खाद डालता हूँ और हमारा फसल उतना अच्छा हो रहा है जितना कि डाई यूरिया देने वालों को होता है, बल्कि उनसे हमारा अच्छा हो जा रहा है और कोई भी ज़्यादातर कोई रोग नहीं लग रहा हमारे खेत में। रासायनिक खेती की तुलना में प्रमाणिक जैविक खेती में बुआई से लेकर भंडारण तक में काफी सावधानी रखनी होती है। इस तरह की खेती करने वाले किसान प्रमाणीकरण संस्थान से पंजीकृत होने चाहिए। इसीलिए उन्हें उस संस्थान के मापदंडों के हिसाब से ही खेती करनी होती है। इससे गुणवत्ता बनी रहती है और बाजार में उपज का सही दाम भी मिलता है। चंद्रशेखर बताते हैं कि इसके लिए खेती से पहले राज्य प्रमाणीकरण संस्था में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद जब किसान फसल की बुआई करता है तो संस्था के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। फसल कटाई के दौरान भी निरीक्षण किया जाता है। लैब में टेस्ट के बाद ही उपज को जैविक उत्पाद माना जाता है। धान की फसल में जैविक खेती करते हैं, गेहूं की जैविक खेती करते हैं, अरहर की जैविक खेती करते हैं। साथ साथ चना मटर भी हमारा जो है जैविक होता है। और जैविक खेती में हम देखें कि हमारा 7वां साल है, तो पहले 1-2 साल उत्पादन कम हुआ, लेकिन आज के डेट में जो रसायन से खेती करते हैं, डाई यूरिया कीटनाशक डाल करके, और हमारा फसल उतना अच्छा हो रहा है जितना कि डाई यूरिया देने वालों को होता है, बल्कि उनसे हमारा अच्छा हो जा रहा है। और जैविक खेती करने के लिए कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। के बाद उनके इंस्पेक्टर आते हैं, आपका जो है कटाई के समय आते हैं, बुआई के समय आते हैं, उस पर इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद फिर आपका जो है लैब टेस्ट में जाता है आपका अनाज कि आपका अनाज जैविक है कि नहीं है। तब आपको एक प्रमाणीकरण संस्था से उसको प्रमाणित होता है, सील मुहर लगता है। फिर आप उसको बाजार में कहीं भी आप बेच सकते हैं। फिर उसमें आपको कोई बेचने में मार्केटिंग करने में दिक्कत नहीं। चंद्रशेखर जी मानते हैं कि किसान को वापस जैविक खेती की ओर लौटना चाहिए। इससे मिट्टी और पर्यावरण शुद्ध रहेगा, साथ ही मानव शरीर बीमारियों से बचा रहेगा। ज्यादातर किसान इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि जैविक खेती से उत्पादन मिलेगा या नहीं, तो इसका जवाब सुनिए खुद चंद्रशेखर जी से। शुरुआत हुआ है, पहले तो जैविक खेती होता ही था 50-60 साल पहले, तो भी थोड़ा सा किसान डर रहा है। वो खेती करने के नाम पर डरता है कि पता नहीं उत्पादन होगा नहीं होगा। लेकिन हम वो 6-7 साल से कर रहे हैं, तो हम पूरा विश्वास देते हैं कि किसान अगर बीज इच्छा शक्ति करके अगर तैयार होता है तो 2-3 साल बाद उसका उत्पादन बढ़ेगा। और जो प्रदूषण इसमें जो यूरिया से, डाई से, कीटनाशक से पूरे समाज जो में बीमारी फैल रही है, पूरा हमारा जल प्रदूषित हो जा रहा है, हमारा वायु प्रदूषित हो जा रहा है, इससे बचत होगी। एक समाज का बहुत बड़ा उपकार होगा। ये जैविक खेती करने के बाद जो जैविक अनाज होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व होता है। हमारे जानवर भी जो है स्वस्थ रहते हैं और खाने वाले मनुष्य भी स्वस्थ। किसान जैविक खेती को अपनाने के लिए तरह तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बाजार में उन्हें अपने उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता, क्योंकि ग्राहक को जैविक और अजैविक उत्पाद में कोई अंतर नहीं समझ आता। ऐसी समस्या का समाधान है प्रमाणीकरण जैविक खेती, जो किसान को उसकी मेहनत का सही दाम अदा करने में सहायक है। हमें ऐसा खेत लेना है जिसमें दूसरे खेत का पानी नहीं आ सके। इसको हमको मेड़ को ऊंचा करना पड़ता है। फिर इसमें जो हम ट्रैक्टर यूज करते हैं और जो कृषि यंत्र यूज करते हैं, वह अगर दूसरे खेत चला हुआ तो उसकी पूरी सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, तब अपने खेत उसका यूज करते हैं। और जो हमारी फसल तैयार होती है तो कटाई के समय भी हम वही ध्यान देते हैं। कटाई में दूसरे के खेत का अनाज में हमारे खेत में मिल नहीं पावे।
तो अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।